हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल MJ स्टडी पर आपका स्वागत है। आज से मैं आपको बीएड के टॉपिक डिटेल में करवाने वाली हूँ और आज हम पेपर 4th ए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम के तहत भाषा विषय का टॉपिक पढ़ाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ। ये इसका सिलेबस है। ये CRSU, MDU, KUK, CDLU इन यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है। इसके अंदर थ्योरी 40 मार्क्स की होती है एंड इंटरनल 10 मार्क्स की। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है एंड ये हमारी सेकेंड यूनिट, यानी इसके अंदर 2 यूनिट होती हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक होगा। ये है मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट ऑफ LAC अप्रोच। LAC मतलब लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी जो हमारे पेपर का नाम है वही हमारा टॉपिक है। अगर आपके सिलेबस में आपका टॉपिक पेपर के नाम से रिलेटेड होता है तो वो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और पेपर में आने के उसके पूरे चांसेस होते हैं। तो यानी ये हमारा जो टॉपिक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज मतलब भाषा किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भाषा होती है वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यानी ऐसे तो इस संसार में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, लेकिन उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज इस संसार में किसके पास है? सिर्फ मनुष्य के पास। और मनुष्य ही उस लैंग्वेज का प्रयोग करके मतलब अपने आप को अन्य जाति से अलग करता है। जैसे पशु होगी, पक्षी होंगे, उनसे वो अलग पाता है। मनुष्य जो होता है वो भाषा के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरों को समझाने के लिए या खुद समझने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो वो क्या होगी? हमारी लैंग्वेज हो गई। अब मनुष्य जो होते हैं ये अपने विचार या भाव कई तरीक़ों से व्यक्त करते हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो है मौखिक रूप से, दूसरा है लिखित रूप से और तीसरा है सांकेतिक रूप से। मौखिक रूप से जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक रूप हो जाता है। इसके अलावा जब हम अपने विचार या भावों को लिखित रूप दे देते हैं तो वो लिखित रूप हो जाता है। अब सांकेतिक रूप ये हो जाता है कि अगर हम इशारा करके या संकेत से कोई चीज़ बताते हैं तो वो सांकेतिक रूप हो जाता है। जैसे अगर हमें किसी को बुलाना है तो हम हाथ से इशारा करते हैं कि इधर आओ, दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि वो मुझे बुला रहा है, तो वो क्या हो गया? सांकेतिक रूप हो गया। उसके बाद आती है भाषा की विशेषताएं। सबसे पहले है भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली है। यानी जो भाषा के नियम होते हैं ना वो संप्रेषण प्रणाली पर आधारित होते हैं। यहाँ पर संप्रेषण प्रणाली वह होती है जिसके जरिए लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यानी कम्युनिकेशन आपस में जब होता है तो वो संप्रेषण कहलाता है। जब ये प्रणाली नियमों पर आधारित हो जाती है तो इसका अर्थ है कि हम इस प्रणाली को प्रयोग करते वक्त नियमों को जानते हैं। यदि हम इन नियमों को नहीं जानते तो संप्रेषण वहाँ पर, यदि भाषा प्रणाली में इन नियमों को जाना नहीं जाता तो जो संप्रेषण प्रणाली के माध्यम से हम बातचीत करते हैं वो करना असंभव होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा जो है प्रतीकों की एक प्रणाली है। उसके बाद आता है भाषा के प्रतीक जो होते हैं वो मनमाने हैं। यहाँ पर भाषा के अंदर अनेक प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं वो मिलकर शब्द बनाती हैं। शब्द से वाक्य बनते हैं
तो इस प्रकार ये जो शब्द होते हैं ये मनमाने होते हैं। यहाँ पर मनमाने से मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु है संसार के अंदर, उसका एक प्रॉपर नाम रखा गया है। अब वो नाम के पीछे क्या लॉजिक है, इस मतलब उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, वो कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। मतलब एक पशु है गाय, हमने उसका नाम गाय रख रखा है, तो इसके पीछे कोई तर्क वितर्क तो नहीं है ना, ना कोई लॉजिक है। मतलब हाँ, उस वस्तु का एक नाम रखा गया, यानी एक प्रतीक के रूप में हम उसे पहचानते हैं। तो यानी जो ये प्रतीक होते हैं ये हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, यानी ये मनमाने होते हैं। उसके बाद है भाषा जो है वो सृजनात्मक होती है। सृजनात्मकता से मतलब यहाँ किसी चीज़ का निर्माण करने से है। अब भाषा जो होती है वो मनुष्य द्वारा बोली जाती है, और मनुष्य भी एक क्रिएटिव इंसान है। यानी एक दिन में एक इंसान इतने वर्ड बोल देता है, इतने शब्द, इतने वाक्य बोल देता है जिन मतलब उनको बताना असंभव होता है। तो ये क्या होते हैं, ये असीमित संख्या इनकी जो होती है वो एक संदेश बन जाती है। मतलब पूरा एक, जैसे हम एक कोई लेटर लिख रखे हैं जैसे संदेश हो गया, वैसे अगर हम इनको जोड़ें पूरे दिन के अक्षरों और वाक्यों को, तो वो एक संदेश हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक क्रिएटिविटी हमारी कहलाती है। लेकिन जो पशु हो या मनुष्य पक्षी होते हैं, उनके जो वर्ड होते हैं वो सीमित होते हैं, उनकी जो आवाज़ें वो निकालते हैं, उनकी भी एक लैंग्वेज है, वो जो आवाज़ें हैं वो क्या होती हैं, सीमित होती हैं, हम उनको मतलब बढ़ा नहीं कर सकते। उसके बाद है भाषा में नए प्रतीक और संकेत बनाने की योग्यता है। अब जैसे जैसे हमारा समाज चेंज हो जाता है, हमारी लैंग्वेज के अंदर हम कुछ नए वर्ड ऐड करते जाते हैं। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो या मतलब दूसरे देशों से या दूसरी लैंग्वेज से उठकर हमारी उसके अंदर आ जाते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए नए वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद है भाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। अब ये जैसे जैसे टाइम चेंज हो जाता है, हमारी लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ बदलाव आने लग जाते हैं। जैसे पुराने समय में मोस्टली हमारे देश के अंदर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब तो हम हिंदी कर रहे हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो उसमें क्या था, हम संस्कृत के वर्डों का ज़्यादा यूज करते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके अंदर संस्कृत ने हिंदी का स्थान ले लिया, हिंदी ने संस्कृत का स्थान ले लिया। फिर हिंदी में भी कुछ वर्ड इंग्लिश के जुड़ गए, हम हिंदी की जगह ही इंग्लिश के वर्डों को यूज़ करने लगे। ऐसे क्या है कि समय के अनुसार जो हमारी वो लैंग्वेज चेंज होती रहती है। उसके बाद है जो भाषा है वो सीखी जाती है, यानी लर्न की जाती है। अब जैसे एक छोटा बच्चा हो गया, वो पैदा होते ही तो कुछ चीज़ें नहीं करने लगेगा ना, वो जैसे जैसे लोगों को देखेगा बोलते हुए, सुनेगा, तभी तो वो चीज़ धीरे धीरे उसको सीखता है। तो ये क्या आती है, एक लर्न प्रोसेस होता है। मतलब इसको कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता, ये क्या होती है, हमारे समाज में रहकर एक दूसरे का अनुकरण करके, यानी उनकी नकल करके ही सीखी जा सकती है। उसके बाद है जो भाषा है वो एक प्रणाली है, यानी लैंग्वेज सिस्टमैटिक चलती है। जैसे एक मानव शरीर हो गया, उसके जो मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या जो कार्य करता है वो सिस्टमैटिक होता है। उसी प्रकार से लैंग्वेज भी सिस्टमैटिक होती है, यानी पहले ध्वनियाँ होती हैं, फिर वर्ण, व्यंजन, ये आगे, फिर उनसे अक्षर बनता है, शब्द बनता है, फिर उनके वाक्य बनते हैं, यानी एक क्या सिस्टमैटिक होता है। और दूसरा ये होता है कि हमें वाक्य का एक स्ट्रक्चर होता है, कि जैसे इंग्लिश में होता है ना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे ही हिंदी में भी होता है। मतलब हम क्या करते हैं, उसको एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं, सिस्टमैटिक होता है। तो भाषा की जो होती है एक सिस्टमैटिक प्रणाली है ये, इसको हम बदल नहीं सकते।
अब ये तो देख लिया हमने कि लैंग्वेज क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब पाठ्यक्रम में लैंग्वेज की क्या अवधारणा है, इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे पाठ्यक्रम के तहत भाषा की अवधारणा से अभिप्राय क्या है। स्कूल के जो सभी विषय होते हैं वो भाषा के विषय के रूप में पढ़ाना, यानी जैसे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, हिंदी मीडियम स्कूल हो गया, उसमें क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को उसी मीडियम से पढ़ाया जाता है। हमारा जैसे हिंदी मीडियम स्कूल हो गया तो हिंदी एक सब्जेक्ट भी है, और हिंदी मीडियम यानी हर एक सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से पढ़ाना। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, तो सभी विषयों को इंग्लिश माध्यम से पढ़ाना। तो ये क्या होता है, पाठ्यक्रम में हम उस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो गया, पाठ्यक्रम में भाषा उसके रूप में, यानी स्कूली विषयों में भाषा का प्रयोग करना। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारा कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसके माध्यम से हम उस लैंग्वेज का विकास करते हैं, यानी उसके डेवलपमेंट पर जोर देते हैं। और उसकी डेवलपमेंट पर यानी हिंदी लैंग्वेज को बढ़ाना, यानी हिंदी टीचर का ही काम नहीं है, यानी उस स्कूल में अगर हिंदी माध्यम से पढ़ाया जा रहा हो तो हर एक टीचर का कर्तव्य है कि हिंदी माध्यम पर जोर दिया जाए। तो ये सिर्फ एक अकेले टीचर का कार्य नहीं होता, यानी जो हिंदी विषय का टीचर है उसका कार्य नहीं है, ये सभी विषयों के जो टीचर होते हैं उन सभी का एक फ़र्ज बनता है कि हम इस भाषा पर के विकास पर जोर दें। अब भाषा के अंदर जो अधिगम का है वो भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भाषा होती है वो सभी विषयों के ज्ञान का एक माध्यम होती है। अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो वो हमें कोई बोल के बताएगा या लिख के बताएगा तभी तो सीखेंगे। अब बोलना या लिखना क्या कब होता है, जब हमें कोई लैंग्वेज आती हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई भी हो। तो ये अधिगम वहाँ पर कैसे होगा कि जब हमें कोई लैंग्वेज आएगी तभी वहाँ पर कोई अधिगम होता है। तो यानी भाषा जो है अधिगम में महत्वपूर्ण होती है। अब बोलते या लिखते वक्त जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी चिंतन प्रक्रिया से जुड़ जाती है। चिंतन होता है यानी जब हम किसी चीज़ पर सोच विचार करते हैं और उस पर अमल करते हैं तो वो क्या हो गया, चिंतन प्रक्रिया हो जाती है हमारी। अगर हम इस तरह से देखें तो पाठ्यक्रम के तहत जो भाषा की अवधारणा है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित हो जाती है। सबसे पहले है भाषा का विकास। मैंने बताया था कि भाषा का जो विकास है वो सिर्फ एक टीचर का कार्य नहीं होता, यानी जो सब्जेक्ट टीचर है ये हर एक उस सब्जेक्ट टीचर का कार्य बन जाता है, जो मतलब कैरिकुलम हमारा करवाते हैं। दूसरा, अधिगम जो है भाषा के माध्यम से बोलकर या लिखकर होता है। ये भी बताया कि भाषा जो है अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसे हम बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तीसरा जो होती है भाषा संज्ञानात्मक विकास में अहम है। संज्ञानात्मक विकास यहाँ हमारा ज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है, यानी जब भी हम कोई ज्ञान अर्जित करेंगे वो किसी ना किसी भाषा के द्वारा ही किया जाएगा। यानी अगर हमें कोई लैंग्वेज आती होगी तो ही हमें ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नीड और बेनिफिट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।